सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सर्वरक्ष। मैं ऋषिकेश और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन का सेकेंड पार्ट। कल तक हम लोगों ने हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन पढ़ ली थी, जिसमें हम लोगों ने एंड किया था स्वार्ट्ज रिएक्शन पे, दैट इज़ हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन पे। और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स की। तो सबसे अगर पहले कि हमें हेलो एरीन बनाना है, मतलब सीधी सी बात है कि हमें बेंजीन रिंग की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। सो जो जितने भी हमारी हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन मेथड्स है, उनमें हर कंपाउंड में बेंजीन रिंग तो मस्ट है। फर्स्ट रिएक्शन जो हमारी है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक मतलब पॉजिटिव चार्ज का सब्स्टिट्यूशन ऑन द बेंजीन रिंग। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो किसके उस पर हो रहा है? जो हेलोजन है X2 है, इसकी रिएक्शन हम टॉल्यून के साथ अगर करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, या फिर हम आयरन क्लोराइड भी ले सकते हैं FeCl3, और हम AlCl3 का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा? ऑर्थो हेलोटोल्यून एंड पैरा हेलोटोल्यून मिलेगा। मतलब ऑर्थो पोजीशन पे हेलोजन ग्रुप जुड़ सकता है या फिर पैरा पोजीशन पे, और जो मेजर प्रोडक्ट है वो हमारा पैरा प्रोडक्ट होगा। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने बोला है, इसका मतलब क्या है कि जो X2 बॉन्ड है, हेलोजन बॉन्ड है, ये X प्लस और X माइनस में ब्रेक होता है। ठीक है, और ये जो X प्लस है ये बेंजीन रिंग पे अटैक करता है, और जब ये बेंजीन रिंग पे अटैक करता है तो H प्लस की जगह कौन आता है? H प्लस हट के वहाँ पर X प्लस जुड़ जाता है। इसीलिए वहाँ पर हमने यहाँ देख रहे हैं कि जो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिल रहे हैं उसमें हमें X प्लस जुड़ रहा है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट आपको इस पर ध्यान रखना है कि जो पैरा हेलोटोल्यून है, मतलब पैरा प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। अब और ईजीनेस अगर हम की बात करें तो अगर हेलोजन ग्रुप बड़ा होगा तो आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अब अगर हमें आयोडीनेशन करवाना है, ठीक है, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन इज़ वेरी इजी, बट अगर हमें आयोडीनेशन करवाना है तो उस केस में हमें HNO3 की ज़रूरत लगेगी। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? या तो HNO3 या फिर HiO4। तो वो क्या करता है कि जो Hi फॉर्म होता है ना, जैसे ये X2 है तो X2 X प्लस तो चला गया, बचा X माइनस, और H प्लस रिएक्शन में तो HX बाहर निकलता है। मतलब जब आयोडीनेशन होगा तो Hi बाहर निकलेगा। तो क्या होता है कि जब अगर हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ नहीं करते हैं तो ये Hi वापस रिवर्स रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, तो इसी Hi को हम वापस कन्वर्ट करने के लिए, I2 में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करते हैं ताकि रिवर्स रिएक्शन ना हो। ठीक है, और जो फ्लोरो कंपाउंड्स की अगर बात करें तो इस मेथड से हम फ्लोरो कंपाउंड्स नहीं बना सकते हैं क्योंकि रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है फ्लोरीन की। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी सेंट मेयर्स रिएक्शन। सेंट मेयर रिएक्शन में हम क्या करते हैं? अमीन से बनाते हैं, दैट इज़, ठीक है, बेंजीन अमीन की अगर बात करें तो हम उससे बनाते हैं डायोजोनियम सॉल्ट, एंड देन डायोजोनियम सॉल्ट को हम कन्वर्ट करते हैं हेलो एरीन में, हेलो एल्केन एरीन में। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला स्टेप उसमें हमारा होता है कि एनिलीन की रिएक्शन NaNO2HCl से अगर करवाया जाए तो हमें मिलता है डायोजोनियम हेलाइड मिलता है। अगर मैं यहाँ पे HCl लेता तो डायोजोनियम क्लोराइड मिलता मुझे। अब इसी डायोजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन में Cu2X2 या फिर CuX किसी से भी करवाऊँ, ठीक है, उस केस में मुझे क्या हो जाएगा? हेलोजन हमारा जुड़ जाएगा वहाँ पे जाके। ठीक है, अब इस रिएक्शन में क्या होता है? नाइट्रोजन एज ए बाय प्रोडक्ट निकल रहा है, और ये रिएक्शन केवल क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए ही यूज़ हो सकती है। अगर हमें आयोडीनेशन फिर से यहाँ पे भी करवाना है, देखो पहले भी हमने देखा था कि आयोडीनेशन के लिए हमें HNO3 का यूज़ करना पड़ा था। मतलब आयोडीनेशन इज लिटिल बिट डिफरेंट देन क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। तो अब हमें आयोडीनेशन के लिए क्या करना है? जो सेकेंड स्टेप हम कर रहे थे Cu2X2 की, उसकी जगह हमें क्या करना है? Ki का यूज़ करना है। ठीक है, जस्ट Ki के साथ शेक किया जाए डायजोनियम क्लोराइड या हेलाइड को, तो हमें मिल जाएगा, हमारा आयोडीनेशन हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस केस में भी बाय प्रोडक्ट एज ए नाइट्रोजन गैस मिलेगी। अब जो ये वाले 10.4 का एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखो इसमें क्या हो रहा है? HBr जुड़ रहा है डबल बॉन्ड से। अगर आपने कल कल का एक शॉर्ट वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने यही करवाया हुआ है। तो H प्लस और Br माइनस जोड़ना है, और क्योंकि पेरोक्साइड नहीं है तो एज अ मार्कोनिकॉफ जोड़ना है। तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग क्या था कि नेगेटिव पार्ट लेस हाइड्रोजन के वहाँ जुड़ते हैं, इसीलिए नेगेटिव पार्ट यहाँ जुड़ा, ब्रोमीन। सेकंड एग्जाम्पल में नेगेटिव पार्ट फिर से कहाँ जुड़ेगा? लेस हाइड्रोजन के पास में, इसलिए सेकंड कार्बन पे क्लोरीन जुड़ रहा है, ये देखिए। थर्ड कार्बन में
पेरोक्साइड यूज़ हो रहा है। पेरोक्साइड जब भी यूज़ होता है तो उस केस में एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है, और जब भी एंटी मार्कोनिकॉफ बनेगा मतलब कि जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वहाँ पर नेगेटिव पार्ट जाके जुड़ेगा, इसीलिए जो ब्रोमीन है वो हमारा यहाँ पर जाके जुड़ रहा है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब इन इंटेक्स क्वेश्चन में देखिए, पहला क्वेश्चन है वाई सल्फ्यूरिक एसिड इज़ नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ KI। इसका आंसर क्या होगा कि जो अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, KI को ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में, तो इसीलिए हम सल्फ्यूरिक एसिड का वहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द हेलोजन डेरिवेटिव, किसका, प्रोपेन का, मतलब प्रोपेन से कौन कौन से हेलोजन बन सकते हैं हमें ये बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन पे हेलोजन जोड़ सकते हो आप, सेकंड पे जोड़ सकते हो, ठीक है, यही हो सकता है, या फिर जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमने पढ़ा था कल, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में जो मैकेनिज्म होता है, तो वो क्या होगा, या तो फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन जोड़ सकते हैं या सेकंड पे जोड़ सकते हैं, यहाँ पे हम ब्रोमिनेशन भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आइसोमेरिक अल्केन्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12। ठीक है, हमें ये बताना है कि फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन से कौन मिलेगा। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की जो हमने बात करी थी ये वही है। इस एग्जांपल में हमें क्या करना है कि जो सिंगल मोनोक्लोराइड मिले, ठीक है, मतलब ऐसा हमें स्ट्रक्चर बनाना है C5H12 का यूज़ करके कि उसका अगर हम क्लोरीनेशन करवाते हैं फोटोकेमिकल कंडीशन में तो हमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिले। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है कि कार्बन से CH3 जुड़ा हो, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया C5H12, 1 2 3 4 5 कार्बन भी और हाइड्रोजन भी 12 हो गया। ये एक आइसोमर है C5H12 का, आपको सारे बना के देखने पड़ेंगे। तो जब मैं इसका क्लोरीनेशन करवाऊंगा तो सारी, चाहे मैं कोई से भी कार्बन पे कराऊँ, ये वाला कार्बन लूँ, चाहे ये वाला लूँ, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, किसी भी कार्बन पे अगर मैं क्लोरीन जोड़ता हूँ तो स्ट्रक्चर सेम होगा, मतलब हमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो अभी हमने बनाया था। अब नेक्स्ट ये है कि 3 आइसोमरिक मोनोक्लोराइड चाहिए हमें। ठीक है, तो अगर हमें 3 आइसोमरिक मोनोक्लोराइड की बात कर रहे हैं, मतलब हमें क्या होना चाहिए कि ऐसा कोई हेलोजन अल्केन लें जिससे 3 क्लोरीन अलग अलग पोजीशन जुड़ सकें और 3 मिल जाए। देखो 3 और 2 5 हो गए। अब या तो क्लोरीनेशन यहाँ भी हो सकता है फर्स्ट पोजीशन पे, या फिर सेकंड पोजीशन पे कर दें, या फिर थर्ड पोजीशन पे। तो इस तरह से हमें 3 प्रोडक्ट मिल जाएंगे, दैट इज़ 3 आइसोमरिक मोनोक्लोराइड्स। नेक्स्ट इज 4 आइसोमरिक मोनोक्लोराइड हमें चाहिए। अब अगर हमें 4 आइसोमरिक मोनोक्लोराइड चाहिए, मतलब हमें 4 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन रिप्लेस करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर क्या यूज़ कर सकते हैं कि 4 कार्बन की चेन हो ये। अब देखिए इन दोनों पर मैं अगर क्लोरीन जोड़ता हूँ तो एक ही बात है, मतलब एक स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर भी मैं जोड़ सकता हूँ 2, यहाँ पर भी जोड़ सकता हूँ 3, और एक इस कार्बन पर भी जोड़ सकता हूँ, मतलब 4। इस तरह से अलग अलग मुझे 4 स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, दैट इज़ वी गेट द 4 आइसोमरिक मोनोक्लोराइड्स। सो आई होप कि आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेम जो हमने रिएक्शंस पहले पढ़ी है क्लोरीनेशन की, मतलब जो हमने प्रिपरेशन में पढ़ा है वही चीज़ें। तो OH को हटा के आपको SOCl2 की प्रेजेंस में क्या करना होता है, Cl जोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट ब्रोमीन की प्रेजेंस में ब्रोमीन आपको जोड़ना है, तो ब्रोमिनेशन कहाँ पे होता है, या तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट पे होता है। तो आप ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट पे ब्रोमिनेशन जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि सनलाइट की प्रेजेंस में जब भी ब्रोमिनेशन हो रहा है तो हमें फिर क्या देखना है कि ऑर्थो पैरा नहीं देखना है, हमें कहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, फिर अल्केन वाले पार्ट पर देखना पड़ेगा कि जब भी फोटोकेमिकल कंडीशन में अगर रिएक्शन होगी तो उस केस में हमें अल्केन के ऊपर ब्रोमिनेशन करना पड़ेगा। तो या तो मैं इस कार्बन पे जोड़ूँ या इस कार्बन पे जोड़ूँ। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन HCl और हीट कर रहे हैं, तो HCl और हीट में इजीली कौन सा OH बॉन्ड टूट सकता है। देखो अब ये जो OH है ना, इसका टूटना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है यहाँ पर, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये वाला OH हटेगा और यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन डबल बॉन्ड और HI, मतलब एडिशन रिएक्शन ऑफ द H प्लस और I माइनस जुड़ जाएगा। तो I माइनस कहाँ जुड़ेगा, I माइनस वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर
कम हाइड्रोजन है, और कम हाइड्रोजन किस कार्बन पर है बता सकते हैं आप? सो दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट है Na का प्रजेंस। तो ये Na और Br आपको दिख रहा है, ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, Br की जगह I जुड़ जाएगा। और नेक्स्ट रिएक्शन जो है डबल बॉन्ड और Br2 H सनलाइट है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होकर Br जुड़ेगा, विसिनल डाइहेलाइड बनेगा, जैसे हमने पहले बनाया था रिएक्शन में। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्काइल हेलाइड्स एंड अराइल हेलाइड्स, है ना। सो ये जनरली क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है। बट अगर, ठीक है, इनको लाइट के प्रेजेंस में से एक्सपोज किया जाए, ठीक है, अगर इनको लाइट मारी जाए तो उस केस में क्या होगा, ये कलरफुल हो जाएंगे, ठीक है। उसका रीज़न होता है एब्जॉर्प्शन होता है विजिबल रीजन में, एंड जब इलेक्ट्रॉन्स वापस डाउन आते हैं तो वो कलर इमिट करते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें हम, तो जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ेंगे, ठीक है, हम पहले थोड़ा सा कंसेप्ट सीखते हैं कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ता है और कैसे कम होता है। तो अगर मॉलिक्यूल पास पास हुए तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। और मॉलिक्यूल पास पास कब हो सकते हैं, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो, है ना। तो मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि अगर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, है ना। और अट्रैक्शन ज़्यादा कब हो सकता है, जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो, मतलब वेंडरवॉल फोर्स ज़्यादा हो या कोई उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा हो, इस तरह से, ठीक। हाँ, लेकिन अब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम कब हो सकता है, जब ये फोर्स वीक हो जाए या फिर मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्शन होने लगे एक दूसरे से, ठीक है। तो अब वेंडरवॉल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर कार्बन चेन लेंथ बढ़ती जाएगी तो वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर कार्बन नंबर बढ़ रहे हैं तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। बट क्या होता है कि अगर सेम कार्बन है, ठीक है, जैसे हम यहाँ एग्जांपल से देख सकते हैं कि यहाँ पर सेम कार्बन है, कार्बन नंबर सेम है, बट क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट हमें डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो क्या है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, देखो यहाँ पे पहले नंबर पे ब्रांचिंग, सेकंड यहाँ ब्रांचिंग हो गया, और इसमें ब्रांचिंग और ज़्यादा हो गई। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी तो क्या होता है, ये कार्बन CH3 ग्रुप रिपल्शन करते हैं एक दूसरे में से, तो उससे क्या होगा कि मॉलिक्यूल दूर जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो हमने कंक्लूड करते हैं कि अगर कार्बन चेन लेंथ बढ़ेगी तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, है ना, और कार्बन ब्रांचिंग बढ़ेगी तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। हम इस ग्राफ से भी देख सकते हैं कि एक कार्बन, देन दो कार्बन और तीन कार्बन, आप कंटिन्यूस लिखो, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। अब एक और चीज़ है, दैट इज आयोडाइड, ब्रोमाइड और क्लोराइड। तो क्या होता है कि अगर क्लोराइड है ना, तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे कम होगा, एंड देन ब्रोमाइड उससे ज़्यादा होगा, और आयोडाइड उससे भी ज़्यादा होगा। अच्छा, अब इस केस में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्लोराइड का कम क्यों है? हाँ, क्लोराइड का कम इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे हैलाइड का साइज बढ़ता है, तो साइज बढ़ने से क्या होता है, वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। और वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने से क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसलिए आप देखो, क्लोराइड, देन ब्रोमाइड एंड देन आयोडाइड सबसे बड़ा है, इसलिए सभी ग्राफ में येलो वाला सबसे टॉप पर है, ठीक है। और क्लोराइड सबसे छोटा होता है, इसलिए रेड वाला सबसे पहले है। सो ये हुआ हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का। अब ये तो हमने हेलो एल्केन की बात देखी। अगर हम बेंजीन्स की हेलो बेंजीन्स की बात करें, ठीक है, तो आइसोमरिक अगर डाई हेलो बेंजीन है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट नियरली सेम होता है, बट फिर भी अगर हम बात करें तो पैरा आइसोमर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि वो सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल होने से क्या है कि उनके मॉलिक्यूल एक दूसरे में आसानी से टाइटली फिक्स्ड हो जाते हैं, क्रिस्टल लैटिस में आसानी से बैठ जाते हैं, तो इसीलिए वो पास पास हो गए, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू दैट इज ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। सो हेलो एरीन्स के केस में पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। और हम ऑर्थो और मेटा के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि ऑर्थो में सिमेट्री थोड़ी कम हुई तो ऑर्थो, एंड देन सबसे कम सिमेट्री है कहाँ पर, मेटा के लिए, तो मेटा का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम। हम बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरिजन की बात नहीं करते हैं क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है नियरली द सेम होता है,
फिर भी अगर आपको देखना है तो आप डायरेक्टली ध्यान रख सकते हैं इसी चीज़ को। अब डेंसिटी की अगर बात करें, ठीक है, तो जो हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब ठीक है, क्लोरो अल्केन, क्लोरो इथेन, क्लोरो मीथेन, तो ये उनके करस्पॉन्डिंग हाइड्रो, ठीक है, ये वाटर से तो हैवियर होते ही हैं, और डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज। मतलब अगर कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे तो डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि क्या हो रहा है, मास बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ रही है। तो इसलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर क्लोरीन से ब्रोमीन और ब्रोमीन से आयोडीन हुआ, ठीक है, तो भी डेंसिटी बढ़ गई, है ना। नंबर ऑफ हेलोजन आइटम अगर बढ़े तब भी मास बढ़ रहा है, तब भी डेंसिटी बढ़ गई। अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ द हेलो एल्केन्स इन वाटर। तो किसी भी चीज़ को सॉल्युबल होने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया है कि पहले जो उसमें उनके मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और जब उसको हम वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे तो उसके बाद भी नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेटअप हो रहे हैं। तो यदि बाद वाले अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियस सी बात है कि सॉल्युबल होगा। बट अगर बाद वाले अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है एज़ कम्पेयर टू पहले वाले एग्जिस्टिंग अट्रैक्शन से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो उस केस में जो हमारा कंपाउंड है वो लेस सॉल्युबल होगा। तो एक और फैक्ट यहाँ दूसरा काम करता है जो है वो है लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारे हेलो अल्केन्स होते हैं वो वेरी स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मान लो मैंने RCl को डिज़ोल्व किया किसमें, वाटर में, ठीक है, तो जो इनिशियली जो RCl में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू RCl वाटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो जो बाद में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। और दूसरे तरीके अगर हम सोचना चाहें तो ये भी सोच सकते हैं कि उसको डिज़ोल्व होने के लिए, हेलो एल्केन को डिज़ोल्व होने के लिए वाटर में हमें वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा, और उसके लिए क्या होगा, मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर अपनी तरफ से मुझे एनर्जी का देना पड़ेगा तो इन दैट केस द सॉल्युबिलिटी विल बी लेस। इसीलिए सॉल्युबिलिटी क्या होती है, हेलो एल्केन्स की कम होती है, क्योंकि मुझे हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी, और दूसरा जो नए बॉन्ड फॉर्म होंगे वो वीक होंगे एज़ कम्पेयर टू द प्री एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये हमारा हुआ हेलो एल्केन्स की सॉल्युबिलिटी का। बट अगर हेलो एल्केन्स को हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व करने की कोशिश करें तो वहाँ पर वो सॉल्युबल ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो न्यू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस हैं, ठीक है, वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, और या ये कह सकते हैं कि वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली सेम स्ट्रेंथ के भी हो सकते हैं, ठीक है। नाउ ऑन क्वेश्चन लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 10.6। तो हमें इन्हें इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर में अरेंज करना है। सो पहला है, देखो, मीथेन, सभी में एक ही कार्बन है, दैट इज सभी मीथेन मीथेन है, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन। तो अभी हमने देखा था कि हेलोजन नंबर बढ़ेंगे तब भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, है ना। तो पहले हम एक एक की बात करते हैं, दैट इज ब्रोमोमीथेन एंड क्लोरोमीथेन। अब ब्रोमोमीथेन और क्लोरोमीथेन में हमने देखा था किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था, साइज़ बड़ा था तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था, इसलिए ब्रोमोमीथेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ एज़ कम्पेयर टू क्लोरोमीथेन। बट नंबर ऑफ ब्रोमीन्स क्या है, इंक्रीज हो गए, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब सबसे ज़्यादा ब्रोमोफॉर्म का, देन डाईब्रोमोमीथेन क्योंकि दो है, फिर एक ब्रोमोमीथेन, और फिर एक क्लोरोमीथेन, मतलब मैक्सिमम इज ब्रोमोफॉर्म, देन डाईब्रोमोमीथेन उससे कम ब्रोमोमीथेन, और सबसे कम है क्लोरोमीथेन। अब सेकेंड वाले में देखें तो सब में यहाँ पे भी क्या है, प्रोपेन है 3 कार्बन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है ये भी 3 कार्बन, और जो ब्यूटेन है वो 4 कार्बन का है। तो 4 कार्बन का है इसलिए मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट इसका हो गया। अब 1 क्लोरोप्रोपेन और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में 1 क्लोरोप्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि आइसोप्रोपाइल में क्या है, ब्रांचिंग ज़्यादा है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। सो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। तो जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो 3 टाइप की रिएक्शंस हम पढ़ते हैं यहाँ, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, सेकेंड इज एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड थर्ड वन इज द रिएक्शन विद द मेटल। अब देखो, न्यूक्लियोफाइल का सब्सटीट्यूट होना, ठीक है, मतलब NU- का वहाँ पर लगाना, तो Cl- हट के
कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ जाएगा, मे बी OH माइनस जुड़ सकता है, NH2 माइनस जुड़ सकता है, कुछ भी जुड़ सकता है न्यूक्लियोफाइल। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, सिर्फ निकल के जाएगा, ठीक है, और डबल बॉन्ड बना देगा। और रिएक्शन विद मेटल में अभी आगे देख लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो हेलो अल्केन जो होता है, उस जो कार्बन होता है उसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, क्योंकि नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव पार्ट पे। तो कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बन जाएगा और एक्स माइनस जो है वो अलग हो जाएगा। अभी डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोफाइल और हेलोजन का जुड़ना और निकलना साथ होता है, या फिर पहले हेलोजन निकल जाएगा और बाद में न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ कि 1 डिग्री है हेलो अल्केन, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, या फिर हम किस टाइप के रिएजेंट्स यूज़ कर रहे हैं। तो वो भी हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। बट अभी इतना ध्यान रखिए कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है पार्शियल कार्बन पॉजिटिव पर और एक्स माइनस जो है वो निकल जाता है। अब हम कुछ डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियोफाइल देखते हैं कि कौन सा रिएजेंट अगर हम यूज़ करेंगे तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं NaOH यूज़ करता हूँ तो OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल होगा, मतलब OH माइनस जुड़ेगा और ROH बन जाएगा। वाटर भी OH माइनस होता है, ठीक है, वो H2O के फॉर्म में जुड़ता जरूर है बट वो OH माइनस देता है। NaOR तो NaOR जो है OR माइनस में ब्रेक होता है, इसीलिए ROR मुझे मिल जाएगा। Na I माइनस देगा, NH3 NH2 माइनस देगा, इस तरह से। यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या होगा, H देखो NH3 से क्या निकला था, H प्लस निकला था और NH2 माइनस जुड़ा था। तो RNH2 से भी क्या होगा, H प्लस निकलेगा और RNH जुड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पर RNH जुड़ा है, ठीक है, सेकेंडरी अमाइन हो गया। और अगर मैं टर्शरी अमाइन का सेकेंडरी अमाइन का यूज़ करता हूँ तो उस केस में मुझे टर्शरी अमाइन मिल जाएगा प्रोडक्ट। KCN का करूँगा तो ये इंपॉर्टेंट है, KCN और AgCN। KCN करूँगा तो कार्बन से बॉन्ड बनेगा और RCN बनेगा, दैट इज़ नाइट्राइल। और यदि मैं AgCN का यूज़ करूँगा तो RNC बढ़ेगा, दैट इज़ आइसोसाइनाइड बनेगा, ठीक है। वहीं सेम आपको दूसरा एक और ध्यान रखना है, KNO2 एंड AgNO2, कि अगर मैं KNO2 से अटैक करवाऊंगा तो RO बॉन्ड बनेगा, दैट इज़ RONO बनेगा, अल्काइल नाइट्राइड बनेगा। एंड अगर मैं AgNO2 यूज़ करता हूँ तो RNO2 बनेगा, मतलब बॉन्ड किससे फॉर्म होगा, नाइट्रोजन से, दैट इज़ नाइट्रो अल्केन, ठीक है। अब एक बात आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि हमने क्या देखा कि जिस टाइम भी सिल्वर यूज हो रहा था तो बॉन्ड नाइट्रोजन से बन रहा था, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर भी RN2 बना और ऊपर भी RNC बना था। तो आप इस तरह से ट्रिक से ध्यान रख सकते हो कि सिल्वर अगर यूज़ हो रहा है तो बॉन्ड नाइट्रोजन से बनाएगा, अदर केस में KCN में CN और KNO2 में RONO2 बनेगा। नेक्स्ट RCOAg, Ag प्लस हट जाएगा, RCO माइनस अटैक करेगा, इस तरह से RCOR बनेगा। अब ये बन कैसा रहा समझ में आ रहा है ना आपको कि Cl हट के ये नेगेटिव पार्ट जुड़ रहा है वहाँ पे। LiLH4 क्या करता है, हाइड्राइड देता है, H माइनस देता है, ठीक है। तो H माइनस Cl माइनस हट के H माइनस जोड़ा तो RH बन गया। R प्लस M प्लस R माइनस, ठीक है, जो हमने ग्रिग्नार्ड रीजन पढ़ा था RGM RMGX, तो उसमें R माइनस ये इस तरह से RR डैश बनेगा। अब हमने जो AgNO2 और KNO2 और RCN और KCN और AgCN जो देखा था, उन्हीं न्यूक्लियोफाइल्स को हम एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, मतलब ऐसे न्यूक्लियोफाइल जैसे CN माइनस है। अब ये कार्बन से भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है। तो जब कोई ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो 2 पोजीशन में से अटैक कर सकता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, जैसे CN और NO2, ठीक है। यहाँ पर लिंकेज का डिफरेंस होता है और जब भी ऐसा होता है तो वो क्या होता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन यहाँ पर इन लोगों ने पूछा है कि हेलोल्केन रिएक्ट विथ KCN तो अल्काइल साइनाइड बनता है और AgCN रिएक्ट करता है तो आइसोसाइनाइड बनता है, वाई। अब यहाँ पर KCN जो है वो आयनिक फॉर्म में होता है और आयनिक फॉर्म में होने से क्या होता है कि K प्लस, ठीक है, वो चाहे तो कार्बन से भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है। तो जब उसके बाद दोनों की चांसेस हैं तो जो बॉन्ड स्टेबल बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, वो उससे अटैक करेगा। तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए वो कार्बन से अटैक करता है। और इन केस ऑफ AgCN, तो AgCN क्या होता है, कोवेलेंट होता है, मतलब जो CN माइनस है वो पानी में इस तरह से आयन के फॉर्म में नहीं आएगा। तो मतलब यहाँ पे अटैक करने के लिए कौन फ्री है, सिर्फ नाइट्रोजन फ्री है, इसीलिए ये जो बॉन्ड बनता है वो
AgNC के जो बनेगा वो RNC बनता है। ठीक है, अब हमने जो न्यूक्लियोफाइल का जो जनरल एग्जांपल देखा था कि NU माइनस अटैक कर रहा था और Cl माइनस हट रहा था, उसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो दो टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, एक होती है SN1 और एक होती है SN2। पहले हमेशा SN2 पढ़ी जाती है। सो स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है SN2 में, ये होता है कि अटैक होना और बॉन्ड का ब्रेक होना एक साथ होता है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, OH माइनस अटैक कर रहा है तो ये देखो बॉन्ड बन रहा है और Cl माइनस का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो अटैक और बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि देखो OH माइनस भी नेगेटिव और Cl माइनस भी नेगेटिव, तो क्या होता है कि OH माइनस अगर सामने से अटैक करने जाएगा तो रिपल करके OH माइनस को भगा देगा। तो इसलिए क्या होता है OH माइनस पीछे से अटैक करता है, तो इसलिए ये बैक साइड से अटैक करता है। तो हमेशा जो ओरिएंटेशन होता है OH का वो अपोजिट टू द Cl होता है। ठीक है, और ये जो बीच में हमें स्क्वायर में जो हमें बना हुआ दिख रहा है, ये इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, मतलब ये स्टेबल नहीं है, इसको बन के ये टूट के क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अब SN2 रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर। क्या होती है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। मतलब इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है, OH माइनस पे भी और हेलो एल्केन पे भी। ठीक है, हाँ, अब इनमें और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, तो इसमें होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या होता है, दैट इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। हमने जो देखा था कि जिस तरफ Cl माइनस था उसके अपोजिट तरफ OH जुड़ा, तो इसी चीज़ को हमने क्या बोला है, दैट इज इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम अम्ब्रेला वाला एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि हमने जिस तरफ से अम्ब्रेला पकड़ा है, हवा आती है और वो अपोजिट हो जाता है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि वो पलट गया। डायरेक्टली भी समझा जा सकता है कि जिस तरफ Cl जुड़ा है उसके अपोजिट तरफ से OH माइनस अटैक करेगा, और दैट वाई जो प्रोडक्ट बन रहा है और जो हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इसको हम जो जो स्क्वायर में बनता है बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन जो एक साथ दिखाई देते हैं, हम बताते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बनती है, इसलिए उसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते। ठीक है, और उससे क्या बन जाता है, जल्दी से प्रोडक्ट बन जाता है। हाँ, अब देखो कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, इस कॉन्फ़िगरेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा और आगे जब हम कायरलिटी पढ़ने वाले होंगे। ठीक है, सो ये अभी हमने क्या पढ़ा कि SN2 रिएक्शन किस तरह से होती है। हाँ, अब देखो कि अगर OH माइनस का अटैक करना इजी होना चाहिए, मतलब अगर कोई ऐसा ग्रुप जैसे Cl माइनस वहाँ पर बैठा रहता था तो सामने से अटैक नहीं कर पाता था, है ना, उसको बैक साइड से अटैक करना पड़ता था। अगर बैक साइड भी कोई आगे ग्रुप आगे बैठ जाए तो OH माइनस क्या हो करेगा, फिर बैक साइड से भी अटैक नहीं कर पाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि जैसे अगर वहाँ पर तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन थे, हम फिर से बैक चलते हैं कि देखो यहाँ पर तो क्या था, सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। ठीक है ना, ये दोनों, ये क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन जो छोटे ग्रुप है ये रोक नहीं पाते हैं OH माइनस को, तो आके वो बैठ जाता है। बट अगर ये इस हाइड्रोजन की जगह अगर CH3 ग्रुप हो जाए, ठीक है, मतलब हेलो अल्केन 2 डिग्री या 3 डिग्री हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, OH माइनस को अटैक करने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। और 3 डिग्री में तो SN2 हो ही नहीं सकता, मतलब OH माइनस को घुसने ही नहीं दिया जाएगा। 2 डिग्री में तो फिर भी चांसेस हैं कि हो सकता है रेट ऑफ रिएक्शन कम होके, बट 3 डिग्री अगर हेलो अल्केन है तो उस केस में SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, हम इसी चीज़ से बता सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा कि 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्राइमरी हैलाइड का, उससे कम सेकेंडरी का, और टर्शियरी का सबसे कम। ठीक है, यहाँ पर हम एक्सप्लेन देख सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, आसानी से घुस पा रहा है। एक CH3 ग्रुप आया तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गया। जो ये 30 लिखा है ना, ये रेट ऑफ रिएक्शन बता रहा है, 1 हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा कम हो गया। जब 2 CH3 ग्रुप आए तो रेट ऑफ रिएक्शन और कम हो गया, और जब 3 CH3 ग्रुप आए तो रेट ऑफ रिएक्शन 0 हो गया, मतलब रिएक्शन नहीं होगी टर्शरी केस में। सो अब हम पढ़ते हैं कि अगर टर्शरी अल्काइल हैलाइड हुआ तो फिर उस केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होगी। तो उसके लिए अप्रोच होता है, दैट इज SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, उस केस में क्या होता है कि जो Br है, अपना हेलो अल्केन जो है, हेलोजन है, वो पहले ही निकल जाता है और फिर बाद में जो OH माइनस है वो अटैक करता है। तो ये 2 स्टेप की रिएक्शन है। ठीक है, पहले स्टेप में क्या होगा
Br माइनस निकलता है और कार्बोकेटायन बनाता है। ये जो पहली स्टेप है ये इक्विलिब्रियम में होती है हमेशा। और फिर सेकंड में क्या होता है, OH माइनस अटैक करता है। अब ये जो कार्बोकेटायन होता है ये प्लेनर होता है, ठीक है, मतलब कि ये जो जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उससे वो सिर्फ प्लेन में है, तो ऊपर से और नीचे से अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर इसके पास जगह हो गई OH माइनस को अटैक करने के लिए, इसीलिए OH माइनस कहीं से भी अटैक कर सकता है, चाहे तो ऊपर से अटैक कर सकता है चाहे फिर वो नीचे से अटैक कर सकता है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी हो रहा है। अगर जिस साइड से Br था उस साइड से अटैक किया तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा, और अपोजिट साइड से किया तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। मतलब यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटीज़ बराबर बराबर है, और जब दोनों पॉसिबिलिटीज़ बराबर बराबर होती है उस केस में हम कहते हैं दैट इज़ रेसिमाइजेशन हो रहा है, ठीक है, वी कॉल इट अ रेसिमाइजेशन। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जब SN1 रिएक्शन हो रही है तो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है। अब मतलब रिएक्शन रेट तब ज़्यादा होगा जब कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, ठीक है। सो हमें पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उससे कम 2 डिग्री होता है और सबसे कम 1 डिग्री होता है। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, और 2 डिग्री उससे कम, और 1 डिग्री के केस में SN1 नहीं होती है, उसमें SN2 होती है, जैसे हमने पहले देखा था। सो हम देख मतलब हम ये समझ गए हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो अपोजिट होगा एज़ कम्पेयर टू SN2, ठीक है। मतलब यहाँ पर यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं हम कि SN2 के लिए सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन 1 डिग्री, देन उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री होगा। और SN1 के लिए सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन 3 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। मतलब जब 1 डिग्री की बात आएगी तो SN2 ही होगी, और जब 3 डिग्री की बात आएगी तो सिर्फ SN1 रिएक्शन होगी। अगर कोई ऐसा कंपाउंड हो जो कार्बोकेटाइन बना सकता हो और स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकता हो, मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइज हो, उस केस में रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, फास्टर होगा। फॉर एग्जांपल ये अलाइल कार्बोकेटाइन जो यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो क्या होगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बेंजीन रिंग में रेजोनेंस कर रहा है साथ में, तो ये जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन का एक और क्राइटेरिया है कि जितनी आसानी से हेलोजन हट पाएगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर साइज़ बड़ा होगा तो बॉन्ड वीक होगा, तो इसलिए RI का साइज़ सबसे बड़ा, इसलिए वो बॉन्ड सबसे वीक होता है तो आसानी से टूट जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन RI के केस में सबसे ज़्यादा होगा, देन RBr एंड RCl एंड सबसे कम RF में होगा। अब जो हमने जस्ट पढ़ा है उसी पे बेस्ड यहाँ पे बोला गया है कि विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर, कौन SN2 फास्टर देगा। तो इन दोनों में अगर हम बात करें SN2 फास्टर की, तो ये वाला जो जिसकी डिग्री कम वो SN2 फास्टर देगा, तो ये 1 डिग्री है पहला वाला, तो इसलिए ये फास्टर रिएक्शन देगा। सेकेंड एग्जाम्पल में जो आसानी से निकल जाएगा, तो I माइनस आसानी से निकल सकता है इसलिए वो फास्टर होगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, 1 डिग्री है और एक 2 डिग्री है, ठीक है, दोनों ही 1 डिग्री है, लेकिन I माइनस आसानी से निकल पाएगा इसलिए उसकी रिएक्शन फास्टर होगी, है ना। अच्छा मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ये उसके आंसर शो कर रहा है, ठीक, बट कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है SN2 1 और SN2 के आपको रिएक्टिविटी बताना है, तो आप डिग्री चेक करते जाइए एंड रिएक्टिविटी आप बता देंगे इजीली। सो यहाँ हम अपना आज का चैप्टर बाइंड अप करते हैं। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और दैट्स ऑल, थैंक यू।